नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है वेल्थ फॉर ऑल इनकम इन्वेस्ट में। मैं हूं अभिषेक चौहान और ये है स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम देखेंगे पीई क्या होता है, इंडस्ट्री पीई क्या होता है, ईपीएस क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद में ये नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूले सिखाऊं। फॉर्मूले सिखाना है तो ये आपके लिए नहीं है। आपको कोई रिसर्च एनालिस्ट बन के कोई कंपनी का रिसर्च नहीं निकालनी है, आपको कोई सीएफए नहीं देना है, ना आपको कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको करना है। हमको तो भैया देखना है कि अगर कंपनी का पी क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, इसको देख के हम मल्टीबैगर स्टॉक या अच्छे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करें या ना करें। पी और ईपीएस को हम साथ में लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंक करता है। पी का मतलब होता है, पी एंड ईपीएस का पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, और ईपीएस का होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। फॉर्मूले की बात नहीं करें, बट फिर भी बात कर, बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया फॉर्मूला क्या है, तो पीई का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। मतलब उसका सिंपल सी बात करें तो कंपनी की वैल्यू अपॉन प्रॉफिट। देखिए, पीई से हमको यही पता चलता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। अगर हमको पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, पीई होता है प्राइस अपॉन ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है पीई का। पी और ईपीएस का मतलब क्या है, अगर कंपनी 1 रुपये कमाती है तो उसके लिए मैं कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं। तो 1 रुपये कमाने में कंपनी को हम कितना पैसा दे रहे हैं, मैं कितनी वैल्यू दे रहे हैं, उसकी औकात क्या है, वो डिपेंड करता है पी। और ईपीएस से होता है कि अगर कंपनी का एक शेयर मेरे पास है तो मुझे कितना पैसा मिल रहा है। पी होता है कि कंपनी की 1 रुपये वैल्यू पे मैं कितना पैसा दे रहा हूं, और ईपीएस होता है कि अगर एक शेयर मेरे पास कंपनी का है तो एक शेयर के बदले में मुझे कितना पैसा मिल रहा है। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझता हूं, पी और ईपीएस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए मेरा दोस्त का घर है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट ना कर लेंगे, बिल्कुल कि रियलिस्टिक। ये मेरा बताने का मतलब ये है कि एक्चुअल पी होता क्या है, ठीक है। इसकी ये गांव में घर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। गांव में घर है, कोई गांव में नहीं, और एक्चुअली मान लो चलो 10 लाख है, रजिस्ट्री भी 10 लाख की होती है, वैसे होती नहीं है एक्चुअली, कम कुल में 1-2 लाख की होती है, बट हमने मान लिया कि इसकी एक्चुअल वैल्यू ही 10 लाख है और 10 लाख की रजिस्ट्री हो रही, और उस टाइम उसका पी कितना है, मान लो 1 है, क्योंकि जब एक्चुअल बेसिक ही हमने तय कर लिया 1, तो उसकी वैल्यू भी बेसिक ही रहेगी। 1 उसकी पी है। अब उसको बेचना है, मुझे बोल रहा है तू खरीद ले यार, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। मैंने बोला यार क्या करूँगा पैसे की ज़रूरत, बट सबसे अच्छी बात है कि मेरी मार्केट में टाउन एंड प्लानिंग में अच्छे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने बताया यार तू जो बता रहा था ना वो घर तेरे दोस्त का, उसके आसपास बाईपास जा रहा है, उसके घर के आसपास मेन बाईपास हाईवे जा रहा है, प्लस उसकी जो घर की प्रॉपर्टी जो 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक है, उसका घर का जो वैल्यू है, जो भी प्लॉट साइज है, उसका कुछ भी नहीं कट रहा है, उसका पूरा मिल रहा है। अब मुझे लगा यार वो 10 लाख रुपए में दे रहा है, तो आने वाले समय में सीधी सी बात है भैया, हाईवे का कॉर्नर बन रहा है तो उसकी कीमत कितनी होगी सोच लीजिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो मेरे दिमाग में चल रहा है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो मुझे अगर वो 10 लाख में देगा और 1 का पी है तो मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा, क्या 10 लाख ले पकड़ मेरे को दे, अभी दे, अभी हाल। लेकिन उसको भी उड़ते उड़ते खबर आई है कि यार मेरे घर के आसपास से बाईपास आ रहा है, बट उसको इतना नहीं मालूम कि मेरे घर के पास से ही निकल रहा है और मेरा घर कॉर्नर में, उसको मालूम मेरे घर के आसपास आ रहा है। मतलब अगर आपका खेत में भी अगर मान लीजिए बाईपास जा रहा है और उससे आसपास थोड़े दूर में भी अगर आपका घर हो 100, 200, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, तो भी जमीन की वैल्यू बढ़ जाती। बट बदकिस्मती से मेरी तरफ मुझे मालूम है कि उसका घर कॉर्नर में ही आ रहा है, बीच में आसपास से जा रहा है, जॉइंट बन रहा है। तो बोले यार नहीं यार, उसकी वैल्यू 10 लाख है, मैं तेरे को है ना 30 लाख में बेचूंगा। अब उसने कितनी वैल्यू कर दी, 30 लाख। तो अब उसका पे कितना हो गया, 3। मतलब 10 लाख पे 1 था तो अब मैं उसका 3 है। मुझे लगा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, चल ठीक है 30 दिए। उसको माना कि नहीं यार, फिर भी नहीं माना तो ठीक है, 30 लाख में मैंने बाय कर लिया घर। अब इसका वैल्यूएशन उस टाइम कितना था, सस्ता। अब इस टाइम थोड़ा वैल्यूएशन महंगा हुआ। पी से हमको वैल्यूएशन कैलकुलेट होता है।
ठीक है। अब उसका जो वैल्यूएशन 3 का, ठीक है, मैंने खरीदा 30 लाख में, मैंने खरीद लिया, खत्म बात। अब बाईपास बन गया, मेरे प्लॉट की कीमत हो गई 3 करोड़। मैंने खरीदा था 3 के पी पे, अब कितना हो गया, कैलकुलेट एक्चुअल से ही होगा। जब 10 पे 1 था तो 30 पे कितना हो जाएगा, 1 1 1 3, 300 पे कितना हो जाएगा, 300 पी हो जाएगा 30 का। अब आप बताओ, ये घर की वैल्यू, इसका जब पी 30 तक पहुंच जाएगा तो ये प्रॉपर्टी महंगी है सस्ती? महंगी है। लोग 30 के पी पे भी खरीदने को तैयार है। तो यही होता है पी। पी कहता है कि भैया अगर 1 रुपए की बेसिक कंपनी अगर 1 रुपए कमा रही है, कंपनी 1 रुपए कमा रही है, तो मैं उसको कितना पैसा दे रहा हूँ, 10 का दे रहा हूँ, 20 का दे रहा हूँ, 50 का दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे इसका पी है कितना, 28, रिलायंस का। मतलब अगर कंपनी 1 रुपए कमा रही है, तेल बेच के, घड़ी बेच के, मोबाइल बेच के, जियो का जो सिम बेच के, अब ब्लैक रॉक में भी आ गए, वो सब बेच के अगर कंपनी 1 रुपए कमा रही है, तो मैं उसको 1 रुपए के बदले कितने, 28 का भाव दे रहा हूँ। पता कैसे चलेगा भैया जो 28 रुपए 28 दे रहा हूँ मैं, 28 का पी दे रहा हूँ मैं, ये 28 वाकई सही है कि नहीं? क्योंकि जब एक का मेरे दोस्त का घर था तब बहुत सस्ता, जब एक का घर था मेरे दोस्त का तब सस्ता लग रहा था, 3 का महंगा लग रहा था। बट जब ये 3 करोड़ का हुआ तो 3 का सस्ता लगने लगा। तो ये कब सस्ता और कब महंगा लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इस पे हम देखते हैं कंपनी का, उस इंडस्ट्री का पीई क्या है। मतलब उदाहरण के तौर पे कंपनी ने बना दी कि ये ऑयल बना, बेसिक रिलायंस कंपनी ऑयल बनाती, तो सारी ऑयल कंपनी को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पीई जो ऑयल कंपनी का बेसिक है वो 28 है, मतलब 29 के आसपास पी है। तो हम कैसे पता चले कि वो कंपनी महंगी या सस्ती है? देखो सीधी सी बात है, जिस भी कंपनी का पीई उसके इंडस्ट्रियल पीई के आसपास हो तो माना जाता है कि वो अच्छी है, ठीक ठाक है, सस्ती, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, मतलब सस्ती कंपनी, वैल्यूएशन सस्ती वैल्यू, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। रिलायंस का है 28 और इंडस्ट्रियल पी भी है 28, मतलब ठीक है, रिलायंस कह सकते हैं कि अच्छी कंपनी है, ठीक है। कुल मिला के वैल्यू ठीक ठाक, कुल मिला के कंपनी की वैल्यू ठीक ठाक है। अब देखिए इसके साथ साथ इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल का पी कितना है, 17, 11, 14, तो ये क्या है, कंपनी सस्ती है रिलायंस के मुकाबले में। प्लस अब देखिए एक एमआरपीएल, इसका पी कितना है, 458, मतलब होना चाहिए 28 से भी कितना, मतलब 10 गुना, 12 गुना, 13 पे गुना पी दे रहा। तो जाहिर सी बात है कुछ कारण होगा। तो पी से हमको पता लगता है वैल्यूएशन कि कंपनी का वैल्यू क्या है। कि अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है तो बहुत सारे लोग पी देखते हैं कि पी सस्ता है, ज़्यादा तो पी नहीं है, कम तो पी नहीं है। देखिए सीधे से आपको बात बता दूं, मेरे अनुभव में मैंने बहुत सारे रिसर्च लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है वो पी देखते हैं। आज के समय में मैं आपको बता दूं, मैंने बसंत माहेश्वरी के भी मैंने वीडियोस देखे, उनका इन्वेस्टमेंट देखा है, शंकर शर्मा का भी देना है। उन दोनों का कहना है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है, कि पी के आज के मार्केट से कोई मतलब नहीं। देखिए शंकर शर्मा कहते हैं कि इन्फोसिस, सबने सुना है, उसका जब वो खरीदा था उन्होंने शॉर्ट करा था, उसका पी 50 था, और उस समय आज से 10, 15, 20 साल पहले वो कहते थे यार 10 से 12 का पी रहता है, 50 का पी हो गया बहुत महंगा। सीधी सी बात है, 50 का पी वैल्यूएशन कौन देगा, इतनी महंगी, गिरेगा ही सही। तो उन्होंने क्या करा था, 50 का शॉर्ट कर दिया, और उस समय वो 50 से चले गया 100 पे। तो उनका बहुत खतरनाक उनको लॉस हुआ। तब उनको समझ में आया कि पी भैया जो 50 का पी है वो 500 का भी हो सकता है, और जो 50 का पी है वो 5 का भी हो सकता है। तो दोनों तरफ जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो जब बुल मार्केट रहता है, बड़ा मार्केट रहता है, बढ़ता है जब, तो गधे, घोड़े, सुअर, हाथी, सब शेयर बढ़ते, सब शेयर बढ़ते। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वो जिसका पी कम रहता है वो थोड़ा कम गिरता है, लेकिन जिसका पी बहुत ज़्यादा रहता है वो बहुत तेजी से गिरता है, ध्यान रखना। तो पी का मतलब होता है कंपनी की 1 रुपए की इनकम में आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं। ईपीएस का मतलब होता है अगर आपके पास 1 शेयर है तो 1 शेयर पे आपको कितना पैसा मिल रहा है, खत्म। इस इंडस्ट्री का पीई कितना है, 28, और इंडस्ट्री पी भी लगभग इतना है, तो ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री अच्छी वैल्यूएशन पे है।
उसका ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर की बात करें, उसका ईपीएस 51 रुपए है। मतलब एक शेयर पे कंपनी 51 रुपए कमा रही है। डिविडेंड क्या होता है, कोई भी अगर कंपनी है उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बांटती है। ठीक है, ये शेयर होल्डर है, आप पर शेयर के हिसाब से इतना डिविडेंड मिला, इतना डिविडेंड मिला। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, प्रॉफिट मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कमाती, ये अलग से मिलता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट प्राइस, ये होता है डिविडेंड। कुल मिला के डिविडेंड यील्ड को आप ये समझ सकते हैं कि साल भर में आपको कितना परसेंटेज मिल रहा है कुल मिला के। जैसे एफडी का ब्याज कितना चल रहा है, 7%, तो एफडी का डिविडेंड यील्ड कितना है, 7। कुछ कंपनी ऐसी रहती है जैसे आईटी कंपनी, वो डिविडेंड देती है और बायबैक करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को फर्दर आगे डेवलप नहीं करना है। क्यों? कंपनी ने एक बार बिल्डिंग बना दी, सिस्टम लगा दी, अब क्या उनका तो सारे कैपिटल जो भी पैसा जनरेट होगा वो सिस्टम से ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनको फिर से जमीन खरीदनी पड़ेगी, नहीं। तो वो कंपनी क्या करती है, जिनके पास कैश ज्यादा रहता है, कैश रिच रहता है, प्रॉफिट ज्यादा कमाती है, तो वो अपने इन्वेस्टर उनको डिविडेंड दे देती है। इसलिए जितनी भी ऑयल कंपनी उनका डिविडेंड ज्यादा रहता है, आईटी कंपनी उनका डिविडेंड ज्यादा रहता है, कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे सरकारी कंपनी का डिविडेंड ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि सरकार रखती है। कारण ये है कि सरकार को इनकम कहाँ से होती है, डिविडेंड से होती है। सरकार की जितनी भी कंपनी में हिस्सेदारी है, सरकारी कंपनी, वो डिविडेंड थोड़ा ज्यादा देती है, बैंकिंग कम देती है। अच्छा, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज, क्या डिविडेंड नहीं देंगे तो कंपनी खराब है क्या? नहीं, कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती, ठीक है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि कंपनी खराब है। डिविडेंड नहीं देने का मतलब ये है कि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट से हो सकता है कि फर्दर वो बिजनेस में ग्रोथ के लिए लगाए। जैसे बहुत सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती, वो क्या करती है कि छोटी कंपनी है या उनको लगता है कि मेरे बिजनेस में पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है, प्रॉफिट में से कमा के आपको ना देते हुए वो ज़मीन खरीद लेती है, नई 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 मशीनरी लगा देती है, ताकि आगे के प्रोडक्शन से प्रॉफिट हो और आपका शेयर का प्राइस बढ़े। कंपनी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, तो प्राइस बढ़ेगा। मल्टीबैगर स्टॉक का डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं। मल्टीबैगर स्टॉक का ईपीएस से लेना देना है, मल्टीबैगर स्टॉक का पी से लेना देना है। बट मैं पी को इतना महत्व देता नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी का मैं अगर पोर्टफोलियो बनाता तो स्मॉल कैप में पी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, लार्ज कैप में जरूर देखते हैं, बट लार्ज कैप में भी अगर बुल मार्केट आया तो उससे पी का कोई लेना देना नहीं। ईपीएस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये मुझे ओपन मार्केट में पब्लिकली नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, अगर ईपीएस बढ़ रहा है, इस साल का ईपीएस 50 है, अगले साल का ईपीएस 100 हो गया, मतलब 100% बढ़ा, डबल हो गया ना, तो 100% बना, तो माना जाता है कि प्राइस, शेयर का प्राइस भी डबल हो सकता है, गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी शेयर मार्केटिंग में कुछ नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हो तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जैसे मैं पर्सनली जब शेयर खोलता हूँ तो यही देखता हूँ कि स्टॉक का अगर खोल रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले उसका ईपीएस देखता हूँ। मार्केट कैप कि 10,000 करोड़ से नीचे है तो मैं लेता हूँ, उसके बाद उसका ईपीएस कितना है, क्वार्टरली रिजल्ट आपने देखा होगा, सब आता है, सेल, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये हम सब पढ़ेंगे। उसमें सबसे आखिरी में आता है ईपीएस इन रुपीज। ठीक है, उसी तरह ईपीएस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयरली भी आता है। देखिए, मार्च 2024 में ईपीएस 51.45 था। पहले पिछले साल भी ईपीएस 51 रुपये 45 पैसे था और इस बार भी 51 रुपये 47 पैसा, मतलब 0.02 पैसे का फर्क पड़ा, मतलब कोई रिटर्न नहीं बना। देखिए, एक साल में इसका रिटर्न कितना बना, -6, कोई रिटर्न नहीं, फ्लैट। क्यों? क्योंकि ईपीएस नहीं बढ़ा। अर्निंग पसंद होना चाहिए। अगर अर्निंग हो रही हो, कहते हैं ना अर्निंग, आपने न्यूज सुना होगा, अर्निंग हो गई, अर्निंग होना चाहिए भैया। अगर अर्निंग होगी तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। डायरेक्ट लिंक है ईपीएस से, सीधी सी बात है। कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना है, ईपीएस देख लो। वो कंपनी जिसका ईपीएस 20%, 25%, 30% बढ़ रहा है, पहले ही उसको सिलेक्ट करके भैया अपने स्क्रीन में डाल लो, फिर आगे की रिसर्च हम देखेंगे। भैया ईपीएस से देखना है हमको, पहली चीज की ईपीएस अच्छा होना चाहिए, पी से कोई लेना नहीं। देखिए, जितना भी पीई होता है, ईपीएस होता है, आरओई होता है, आरओसी होता है, डिविडेंड ये होता है, कैश फ्लो वगैरह, ये सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये जितने भी डाटा होते हैं ना, ये मान के चल सकते हो स्टॉक की कुंडली होती। तो 12 से 15 तरह के गुण होते हैं। पी होता है, आरओई होता है, आरओसी होता है, डिविडेंड होता है, कैश फ्लो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, हर चीज होती है। लेकिन इन सबसे ये पता नहीं चलता कि कंपनी अच्छा करेगी या बुरा करेगी। इनसे ये पता चल सकता है कि प्रोबेबली हो सकता है कि 100 कंपनी से अगर हमने 10 कंपनी, 20 कंपनी, 30 कंपनी अच्छे फंडामेंटल रिसर्च करके हमने निकाली, तो हो सकता है कि भविष्य में दूसरे के मुकाबले में ये अच्छा कर सकती है, बस, और कुछ भी नहीं। और इसी तरह से पता चलता है कंपनी की क्वालिटी। ठीक है,
अगली वीडियो में हम देखेंगे ROE, ROC, ROA क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा।